So we will take a few questions for Hello, another sir. 10 to 15 minutes. Hello, sir. I am a BEd student, and कौन कहाँ है? sir here. हाँ, I am Rishabh Prasaili, and I would like to ask a question. जैसे आपने बताया कि इंटरैक्टिव होना चाहिए और जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो मतलब क्या तरीका अपनाए कि एक क्लास जो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन को मतलब ज़्यादा यूज़ कर सके और क्या इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सके। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स हाँ, तो जैसे आपको बताना है कि रेशो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, परसेंटेज क्या है। परसेंटेज सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोटी क्लास में ले जाइए। एक रोटी है, इसके 8 टुकड़े करने हैं, सामने कीजिए, बच्चों से करवाइए और फिर पूछो कि एक रोटी का जो 8वां हिस्सा है ये कितना है, और तब वो समझेगा कि ये 1 और कुल इन 8 में से तो 1/8 ऐसे बनता है। मतलब मैथमेटिक्स तो सबसे हसीन सब्जेक्ट है। और न्यूटन ने बड़ी गहरी बात कही थी कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान ने दुनिया को इतना सिस्टमैटिक बनाया है, उसने मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल किया होगा, उसके बिना कैसे बना होगा। तो मेरा मानना है कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और उसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ाना सबसे आसान काम है। तो करना सिर्फ इतना है, जैसे ट्राइंगल है तो पिज़्ज़ा का एक पीस ले जाइए, देखो भाई ये ट्राइंगल है, अब इसका एरिया निकालेंगे। सर्कल है, हर चीज़ के एग्जाम्पल मिल सकते हैं और एग्जाम्पल हमेशा दो जिसमें हंसी भी आती हो। देखो 40 मिनट की क्लास में अगर बच्चे बीच बीच में हंसते रहेंगे तो उनका मन लगा रहेगा। तो टीचर का एक काम स्टैंड अप कॉमेडियन का भी है। अगर आपकी 40 मिनट की क्लास में कम से कम 4-5 बार बच्चे ठहाका मार के नहीं हंसते हैं तो बच्चों को आप बांध नहीं पाएंगे। बच्चों को हंसाना भी आपका काम है। हंसाएंगे कैसे? कोई एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में कुछ जोक ले आइए। जैसे एक मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स में ऐसा करता था। मैंने मैथ्स कुछ पढ़ाया, कुछ बच्चों को एक बार पढ़ाया था। तो डेटा सफिशिएंसी समझा रहा था मैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे समझेंगे। तो मैंने एक जोक सुनाया। मैंने कहा देखो भाई, एक टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। मैथ्स के टीचर ने क्लास में बच्चों से सवाल पूछा। उसने कहा मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद है और मेरी माताजी को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। ठीक। तो कुछ बच्चे सीरियस हो गए, कुछ हंसने लगे, कुछ कागज पेन लेके निकालने लगे। अब सवाल कितना बेहुदा है। मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पसंद है, मेरी माँ को चावल खाना पसंद है, बताओ मेरी उम्र कितनी है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। उसने कहा सर मैं बताता हूँ। टीचर ने कहा बताओ। बोला सर आपकी उम्र 40 साल है। टीचर गदगद हो गया कि भाई कैसे निकाल लिए इसने, सही निकाला एकदम। उसने कहा यार मैं पागल हो गया हूँ, तुम जरा आओ जरा समझाओ कैसे निकाला। उसने कहा सर सिंपल सा फार्मूला है, मेरे घर के पास में एक भैया रहते हैं, 20 साल के हैं, आधे पागल हैं। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा पागल, तो अब 40 के हैं। अब जब आप ये समझाएंगे, बच्चे ठाक, जैसे बच्चे हंसे ना, बच्चे ठाका मारेंगे, फिर आप कहेंगे इसलिए ज़रूरी है समझना कि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है। और डेटा सफिशिएंसी का मतलब जितना डेटा दिया है क्या उससे आंसर निकल सकता है या नहीं, ये समझना है। सो व्हेन यू गिव एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लाफ्टर, हंसी वाला एग्जाम्पल, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, उनका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर आप पढ़ाएंगे तो वो अच्छे मन से पढ़ेंगे। जहाँ 10 मिनट में लगे थोड़ा ऐसे वैसे हो रहे हैं, फिर एक जोक ट्राई कर दीजिए। तो जोक्स क्लास में सुनाना एक टीचिंग मेथड का अनिवार्य हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है, उसको लेके चलिए, इवन इन मैथमेटिक्स। ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। किधर सर अपर सर्कल सर, ऊपर से अपर सर्कल। ऊपर तो भगवान है। अच्छा आप इसी में अब जैसे मैंने कहा ऊपर तो भगवान है, ये बेकार की बात है, पर आप हंसे ना इससे। अब जैसे ही आप हंसे आपका मन और अच्छा हो गया, अब सुनेंगे आराम से। हाँ जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार रावत है सर और मैं एक हिस्ट्री का छात्र हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो अभी अभी NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो उसमें स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है या चांस मिलता है कि आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी ले सकते हैं, Yes. या
बायोलॉजी के साथ या मैथमेटिक्स ले सकते हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है सर? और दूसरा क्वेश्चन, एज अ मैं हिस्ट्री स्टूडेंट, मुझे बड़े होके एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोफेसर या टीचर बनना है। मगर अभी के बच्चे को लगता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे डेट्स याद करना होता है, प्लेस याद करना होता है, ये लड़ाई वो लड़ाई। तो इस हिस्ट्री को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं सर? हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं सर? ये क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू। तो इनका गैंग काफ़ी बड़ा है, देखो इनका पूरा गैंग तालियां बजा रहा है। तो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज के बहुत पॉपुलर स्टूडेंट हैं, है ना? लेकिन लड़कों ने ताली बजाई, लड़कियों ने नहीं बजाई है। थोड़ा ध्यान दो भाई। सो दिस इज हाउ यू मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग, हंसी मजाक करके। और मैं फिर भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपका सवाल दो है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये ऑप्शन है कि आप हिस्ट्री और फिजिक्स साथ में पढ़ सकते हैं, इज इट गुड और बैड? और दूसरा, हाउ कैन आई मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि मैं तो बहुत बहुत बड़ा समर्थक इस बात का हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, अभी भी कम ही है वैसे तो, अब स्कूल में बच्चों की चॉइसेस बहुत अलग अलग हैं। टीचर्स उतने हैं नहीं, क्लासरूम्स हैं नहीं। जब टीचर्स और क्लासरूम्स कम होंगे तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि सारे बच्चे यही पढ़ेंगे। तो जो कॉमर्स पढ़ेगा उसको अकाउंटेंसी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। जो फिजिक्स पढ़ेगा वो केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा या बायो भी पढ़ेगा। और जो हिस्ट्री पढ़ेगा उसको साथ में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप बना दिए हमने। लेकिन सवाल है कि ऐसा बच्चा क्यों नहीं हो सकता जिसका मन करे कि मैं म्यूजिक पढ़ूं और मेडिकल साइंस पढ़ूं और हिस्ट्री पढ़ूं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और मैं अभी अप्रैल के महीने में अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच देने गया था। उनमें से एक मिशिगन थी, एक येल थी। येल आप शायद जानते होंगे। जब मैं येल यूनिवर्सिटी गया, 10-15 बच्चे दिन भर हमारे साथ थे। उनमें एक बच्ची थी, उसके सब्जेक्ट्स क्या थे पता है? यही मेडिकल साइंस और म्यूजिक। और वो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इतना अच्छा गाती थी। वो अमेरिकन सिटीजन है और मेडिकल साइंस में उतनी ही धुरंधर, उसको मेडिकल साइंस अच्छे से आता है और म्यूजिक की सुपर एक्सपर्ट है। तो मेरे मन में आया कि हमारे देश के बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी बच्चे का मन फिजिक्स समझने का और हिस्ट्री समझने का साथ साथ करे, इसमें क्या दिक्कत है? कम से कम ग्रेजुएशन में दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन में आपने 2-3 विषय पढ़े, फिर आपने डिसाइड किया कि इनमें से एक कौन सा लेके स्पेशलाइजेशन करना है। सो आई एम ऑल इन फेवर ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बड़ा मज़ा आता है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स और फिलॉसफी और लिटरेचर सब अच्छा लगता है। ऐसी कोई चॉइस कभी थी नहीं मेरे पास, तो अलग अलग एमए करना पड़ा सब में। होती तो मैं शुरू से पढ़ लेता। सेकंड, हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और तब मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी उस समय, और मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। मैं क्लास में नहीं जाता था क्योंकि मैं उस समय छात्र नेता था अपने कॉलेज का। इलेक्शंस लड़ता था कॉलेज में, मुझे उसी में मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। डिबेटिंग, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वही सब करता था। क्लास में कम जाता था। तो मैं 2-3 बार क्लास में गया ग्रेजुएशन में। मैंने हर टीचर को एक मौका दिया कि मैं क्लास में जाके बैठा 40 मिनट, रोक सको तो रोको। वो रोक ही नहीं पाए, फिर मैं गया ही नहीं कभी। तो मेरी कसौटी ये थी कि भाई तुम इतना अच्छा पढ़ाओ कि मेरा फिर आने का मन करे। दुर्भाग्य से जिन टीचर्स की मैंने क्लास की 2-3 की, सबकी तो मैंने की भी नहीं, वो लिखा हुआ लेके आते थे, क्लास में आके बोल देते थे। हमने कहा जब यही करना है तो लिखा हुआ दे दो हमें, हम भी वही पढ़ लेंगे। और नहीं तो कुंजी बाहर मिली जाती है, की बुक बाहर मिली जाती है, उसमें से पढ़ लेंगे। और कुछ तो की बुक से ही पढ़ाते थे क्लास में भी। अब मेरा मानना है, तब तक मेरा मानना था कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अब मेरा मानना है कि हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने 60 लाख लोगों को मारा।
आपको पता है हिस्ट्री का, वो हिस्ट्री हम सबने पढ़ी है। मैं हिस्ट्री को इतना एंजॉय करता हूँ आजकल कि मैं भी पिछले महीने यूरोप गया हुआ था, तो मैं स्पेशली बड़ी मुश्किल से कोशिश करके 10 लोगों से बात करके पोलैंड गया। और पोलैंड के पास एक जगह है, पोलैंड में एक जगह है क्राको, यूक्रेन बॉर्डर के पास ही है। और क्राको से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूर एक जगह है ऑशविट्स। ऑशविट्स उन इलाकों में से एक है जहाँ हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। बाकी कैंप तो ख़त्म हो गए, पर वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों के एफर्ट से उसको बचा के रखा, एज इट इज़ जैसा वो था। मैं 3-4 साल से कोशिश कर रहा था कि वो देख के आऊँगा, तो मैं देखने गया। उस एक कैंप में करीब 9 लाख लोगों को मारा गया था 1942, 43, 44 के दौर में। अब मैं जब वहाँ गया तो आप उस सिचुएशन को देखते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है कि एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से ट्रेन अंदर जा रही है, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है अभी भी। जिस ट्रेन में हज़ारों लोगों को लाया गया मारने के लिए, वो ट्रेन वहाँ खड़ी है, उसी पटरी पे खड़ी है। वहाँ से लोग उतरते थे। फिर एक पॉइंट था जहाँ डॉक्टर्स चुनते थे कि किसको ज़िंदा रखना है, किसको मार देना है। ज़िंदा सिर्फ उसको रखते थे जो काम कर सकता है, जो मजबूत है, काम कर सकता है। जो छोटा बच्चा है उसको मार देते थे, बूढ़े को मार देते थे। तो एक प्लेस मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे बूढ़े एक तरफ जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा, इधर जो जवान लोग हैं काम करेंगे। फिर वो चैम्बर्स देखे जहाँ एक छोटे छोटे इलाके में 20-20 लोग सोते थे, दड़बे की तरह बंद होकर, जैसे पिंजरे होते वैसे रहते थे। उसके बाद मैंने एक जगह देखी वहीं जहाँ मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर होते थे। और फिर एक कमरा देखा, आप देख के दंग रह जाएंगे। कमरा मतलब इस ऑडिटोरियम का 1/10 साइज समझ लीजिए लगभग। उसमें जितने लोग मरे उन सब के जूते वैसे के वैसे रखे हैं, दूसरे में उनके कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, तीसरे में उनके बाल, क्योंकि जब गैस चैम्बर में मारते थे तो पहले उनको गंजा करते थे। वो बाल आप देखेंगे, आपको खून के आंसू आ जाएंगे देखकर। और जब आप वो देखेंगे ना, फिर आपका मन करेगा कि हिस्ट्री पढ़ूं, क्या हुआ था। तो जो मैंने अभी किया है वही क्लास में करना। जब भी हिस्ट्री पढ़ाओ, पहले एक फिल्म चलाना क्लास में बोल के। मैं दावे से कह रहा हूं कि अब अगर मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आप सब पढ़ेंगे। और अगर मैं ये कह के आता कि चलो हिस्ट्री पढ़ते, आप सब भाग जाते। हिस्ट्री को जैसे ही आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स रियलिटी से जोड़ के बताएंगे तो हिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाती है। और हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? एंड हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसको बहुत तारीखें याद हैं वो तोता है, वो इतिहास का विद्यार्थी नहीं है, वो इतिहास का अध्यापक नहीं है, वो तोता है, तोता। अगर आपके आसपास कोई बहुत याद करके सुनाए आपको, देखो याद करने की एक उम्र थी, अब नहीं है। जब मैं छोटा था हमें लोग बोलते थे कि 50 तक के पहाड़े याद कर लो। पहाड़े मीन्स टेबल्स याद कर लो, हमने रटी भी। रोज डिक्शनरी से 5 वर्ड्स याद करो जो कभी काम नहीं आएंगे जिंदगी में, याद करते रहो, करते रहो, करते रहो। सारे देश, उनकी कैपिटल्स याद करो, सबकी करेंसी याद करो। मैंने तब सब याद किया था, अब भूल गया। अब मैं जिस भी देश में जाता हूँ मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, उसका नक्शा भी, उसकी कैपिटल भी, उसकी करेंसी क्या है, सब कर लेता हूँ। क्या ज़रूरत है? तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें याद करना पड़ता था। आज के ज़माने में जो बहुत याद कर रहा है वो आउटडेटेड है। अब याद नहीं करना है, आपसे ज़्यादा याद गूगल को है, और गूगल आपके पास हमेशा है। क्यों याद करना है? उतना ही याद करना है जितना ज़रूरी है। अपनी मेमोरी को बेकार चीज़ों में खर्च नहीं करना है। अगर आपकी मेमोरी के 50 मेगाबाइट्स बेकार चीज़ों में खर्च हो गए, कुछ अच्छी चीज़ में खर्च करो उसको भाई। तो अच्छा इतिहास ये नहीं बताता कि किस डेट को क्या हुआ था, वो बताता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। सिक्किम के इतिहास को लेकर जो मैंने पढ़ा है, आपने तो उसको जिया होगा। 1975 में जो घटनाएं घटी, डेट याद नहीं करनी है, क्या परिस्थिति थी, क्यों हुआ,
किस चीज़ की कितनी भूमिका थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतिहास हमें क्या सिखाता है, कितनी भी बड़ी क्रांति हो जाए कोई समाज पूरी तरह से नहीं बदलता है। यूएसएसआर 1917 में बना, आपने पढ़ाई होगा, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, यूएसएसआर बना, और उस समय लेनिन उनका नेता था। उसने कहा कि अब धर्म खत्म हो गया, रिलीजन खत्म हो गया, जितने जीसस क्राइस्ट के पुतले थे सब तोड़वा दिए, सारी चर्च बंद करवा दी। लेनिन के पुतले खड़े हुए, स्टालिन के पुतले खड़े हुए कि अब कम्युनिस्ट रिजीम है, अब से कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं। 70-75 साल होते होते 1991 आते आते सोवियत संघ या यूएसएसआर का खेल पलट गया। जहाँ जहाँ लेनिन स्टालिन के पुतले थे, लोगों ने वो हटा के फिर से चर्च खड़ी कर दी। इतिहास हमें ये सिखाता है कि आज हम जो हैं वो क्यों हैं। हमारा 99.99% हमारी ट्रेडिशन से आता है, हम तो उसमें 0.01% चेंज कर पाते हैं। और इतिहास में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पूरा नहीं बदलता है। एक अच्छा इतिहासकार ये स्टडी करता है कि क्या बदला, क्या नहीं बदला, क्या कॉन्टिन्यूटी है, क्या चेंज है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज throughout the ages, then you are a good student of history, not the one who remembers all the dates. तारीखें याद करने से बात नहीं बनती है, तारीख बनानी है तो एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशंस करो, गहराई से समझो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री इन सच वे, यू स्टार्ट लविंग हिस्ट्री, नॉट लाइकिंग, यू स्टार्ट लविंग हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी, इतना इंटरेस्टिंग विषय है। I hope I have been able to answer your question. Excuse me, sir. No? Yes. So I was waiting for my turn to. Where are you? I am at the back gallery, right side. Okay, yeah. Please. So my name is Swaiksha. Greetings to you, sir. I'm from Sikkim University, and I was waiting for my turn to ask you a question before your address. But then as आप बोलते गए और मेरा क्वेश्चन मन में ही सुलझते गया, so I'd like my question to present to you as a statement in your honor. Yeah. So may I begin? Yeah, why not? So there's a funny saying in English. They say, those who can will, and those who can't teach. But then I saw your writings in the pamphlet, and it says that you did it what you wanted to do, And then you started teaching. and then you backed out and you taught. So that is an inspiration to all of us. Thank So thank you so much. So sir. this is a beautiful question. I would like to explain one beautiful thing in the answer of this question. इनका सवाल ये है कि मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है, those who can will and those who can't teach. यानी जिनमें दम होता है कुछ कर लेते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचिंग करने लग जाते हैं। तो आपने तो कर भी लिया था, फिर आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं? क्योंकि टीचर तो वो है जो कुछ कर नहीं पाता ज़िंदगी में, इस कहावत के हिसाब से। इसके एग्जाम्पल सीएम साहब हैं, वो टीचर से बन गए सीएम और हम टीचर बन गए बाद में, तो अजीब सा लगता है। तो आपकी कहावत से उनकी बात तो सही अप्लाई हो रही है, मुझ पर अप्लाई नहीं हो पा रही। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक वर्ड का एक मतलब नहीं होता है, एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं। कभी कभी डिनोटेशन सेम होती है, कनोटेशन डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। पूजा पाठ में हम कभी कभी चावल का इस्तेमाल करते हैं, पर हम पूजा पाठ करते हुए चावल को चावल नहीं बोलते, अक्षत बोलते हैं। हम पानी को पानी नहीं बोलते, जल बोलते हैं पूजा पाठ करते हुए। आपने शायद ध्यान से देखा होगा कि जब पूजा पाठ हो रहे तो बोलते जल चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, न कि पानी चढ़ा दो। फिर कभी हवन करेंगे जिसमें धूप अगरबत्ती जलानी, आप बोलेंगे अग्नि जला दो, न कि आग लगा दो।
तो अग्नि और आग एक ही बात है, पर पूजा पाठ करते हुए अग्नि जलाते हैं और बातों से क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं। किसी के घर में क्या लगाते हैं, आग लगाते हैं, पर पूजा पाठ में अग्नि जलाते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो बात समझ में आएगी। जब ये स्टेटमेंट कह रही है कि दोज हु कैन विल, इसका मतलब है कि जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते हैं। पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है। यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से है। जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं आजकल और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके पेरेंट्स कह रहे बेटा फ़ोन मत यूज़ करो, आप कहते हैं आप खुद तो करते हो, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो। आपके पेरेंट्स टीचर नहीं है बाई प्रोफेशन, पर वो भी आपको टीच कर रहे हैं। गली मोहल्ले में हर व्यक्ति आपको टीच कर रहा है, जो जानता भी नहीं वो भी टीच कर रहा है। एक जोक मुझे याद आ गया कि एक 22-25 साल का बच्चा सिगरेट की शॉप पे जाके बोला एक सिगरेट देना भैया। साथ में एक 100 साल का आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा कि बेटा सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं, और बेटा गलत बात है, सिगरेट मत पिया करो, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत किया करो। उससे कहा अंकल आपकी उम्र कितनी है? बोले 100 साल। बोला अंकल मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। तो 100 साल वाला अंकल बोला वो सिगरेट नहीं पीते होंगे ज़रूर? बोला नहीं पीते हैं, ज्ञान नहीं देते। ये वाली जो टीचिंग है ना, ये उसका जिक्र है। Those who can will, those who can't teach. This is not about teaching profession. This is about random teaching which we receive from all the people, so-called well-wishers, who keep on teaching us without we liking them to teach us. ये उसके बारे में है, न कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में। I hope I have made you understood this statement. सक्सेस के बारे में हर व्यक्ति बात करता है। देखिए पहली बात तो सक्सेस के बारे में एक लाइन में बोल दूंगा, सक्सेस का मतलब वो नहीं है जो दूसरों की निगाह में है। आप IAS बने, जज बने, बहुत पावरफुल आदमी हैं, दूसरे लोग सलाम ठोकते हैं, ये सक्सेस नहीं है। आप खुद अंदर से कितने खुश हैं, ये असली सक्सेस है। वरना बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज़ घुटते हैं अंदर ही अंदर, ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ भी करेंगे, मैं आपसे पूछूं आप क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे IAS बनना चाहते हो। मैंने क्यों बनना चाहते हो? IAS बन के नौकरी मिलेगी, पावर मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। तो पावर से क्या होगा, सुरक्षा से क्या होगा? सुकून रहेगा। सुकून से क्या होगा? मज़ा आएगा। अंत में मज़ा ही आना है। आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। तो सक्सेस को डिफाइन मत करना दूसरों के हिसाब से, सक्सेस को डिफाइन करना है अपने हिसाब से कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। और अगर आप खुश हैं, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए, बहुत कंपैरिजन मत कीजिए। हो सकता है आपके दोस्त आपसे कहें कि भाई मेरे पास तो गाड़ी भी है, पद भी है, बंगला भी है, तू खेती कर रहा है, तेरे पास क्या है? तो फिल्म का डायलॉग तो है कि मेरे पास माँ है। मान लो माँ उसी के पास हो, तब क्या करेंगे? तो आपको बोल रहे हैं मेरे पास ना सुकून है। अगर किस दिन सुबह उठ के मेरा मन ना करे ना, मैं छुट्टी ले लेता हूँ उस दिन। तुम नहीं ले सकते। तुम्हें साल में छुट्टियाँ मिलती हैं 30, मुझे मिलती हैं 150। अपना खेत है, अपनी खेती करता हूँ। ना मुझे EL चाहिए, ना CL चाहिए, ना मेरा कोई बॉस है। छुट्टी मांगने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। मैं छुट्टी मांगू, मेरा बॉस मना कर दे, कोई बॉस है ही नहीं, हम अपने बॉस हैं। हर चीज़ में अपना मज़ा है ना। जो आप कर रहे हैं उसका मज़ा ढूंढिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं किस चीज़ में ज़्यादा मज़े में हूँ। सबको बताओ कि ये मज़ा है। ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, तुम जब निकलते हो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। हम एक बार एम्बुलेंस से बैठे थे, उसमें लाल बत्ती थी, मज़ा आया था। क्या दिक्कत है? खुश रहना बेसिकली एक मिजाज का मामला है। खुश रहना चाहेंगे तो खुश होने के बहुत रीज़न से। अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए आपको।
जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है। एक लास्ट एग्जांपल से की बात खत्म करता हूँ। राजस्थान में, मैं कल राजस्थान में ही था, मतलब परसों, कल मैं वहीं से आया हूँ। राजस्थान में एक एरिया है जहाँ रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बरसात नहीं होती है, पानी नहीं आता है। एक एरिया है जहाँ बरसात होती है, ठीक से होती है। जहाँ बरसात होती है वहाँ के लोग खुश रहते हैं कि वे पानी है, खेती है, चीज़ें ठीक हैं, सुकून है ज़िंदगी में। और जिन कुछ ज़िलों में बरसात नहीं होती है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहे कि पानी नहीं है हमारे पास। तो आज का इंटरेस्टिंग फिनोमेना पता क्या है? जिन इलाकों में बरसात नहीं होती है वहाँ के लोग खेती कर ही नहीं सकते थे। खेती कर ही नहीं सकते थे तो कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करें? कोई नौकरी भी नहीं है, तो उद्यम करना पड़ता था। उद्यम भी वहाँ कैसे करें? सब गरीब हैं। उद्यम करने के लोग बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो पूरे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जिसको मारवाड़ी कम्युनिटी कहते हैं। भारत के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे टाइकून्स, 90% ऑफ टाइकून्स उन 3-4 ज़िलों से निकले हैं जहां बरसात नहीं होती थी। अगर वहां बरसात होती तो ना निकलते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज़ का सुकून है, तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल वही करेगा जिसने क्राइसिस झेला होगा, उस क्राइसिस को टर्न किया होगा अपनी अचीवमेंट्स में। उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। एक वाक्य मैं कहता हूँ, महात्मा गांधी कोई तभी बन सकता है जब देश पराधीन हो। आज़ाद देश में महात्मा गांधी बन ही नहीं सकता कोई। I would like to catch the attention of our audience. The organizing committee on Day 1 session of Sikkim Youth Convention 2023 presented a token of appreciation and honorarium of 10 lakhs in check on behalf of their theme sponsor, Sikkim Urja Limited, to our speaker, Dr. Vikas Devakriti, who was the keynote speaker of our Day 1 session. We've just got the information that Dr. Vikas Devakriti generously donated the said amount to Chief Minister Relief Fund for the agitated victims of the flash flood that occurred on Teesta River. Let's give him a round of applause for his generous act of service in times of need. We know we have a lot of choices when it comes to donating, and we are so grateful that Dr. Vikas Devakriti chose to donate to our cause. We thank him for his support and his belief in doing good.